mRNA जब तैयार होता है तो mRNA तैयार होने के बाद कहाँ आता है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म में आता है। ये mRNA खलियामाय में आता है और इससे क्या तैयार होता है, प्रोटीन तैयार होता है, इससे प्रोटीन तैयार होता है। तो फिर यहाँ का जो प्रोसेस है, जैसे कि mRNA से क्या तैयार हो रहा है, प्रोटीन तैयार हो रहा है। तो mRNA से प्रोटीन तैयार होने का जो अमल है उसे ट्रांसलेशन कहते हैं। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा कि डीएनए से mRNA तैयार हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर, फिर mRNA से प्रोटीन तैयार हो रहा है। तो ये जो दोनों होल प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का, इस अमल को जो है ना सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। ये आप लोग याद कीजिए, लास्ट ईयर के जो एसएससी बोर्ड के पेपर था वो पेपर में जो है ना इसके ऊपर क्वेश्चंस 3 मार्क के लिए पूछे गए थे। जैसे कि व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा क्या है, फिर ट्रांसक्रिप्शन, कोडॉन ट्रिपलेट कोडॉन क्या है, इस तरह के इस पैराग्राफ के ऊपर जो है ना ये 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, 3 मार्क के लिए थे। तो आप इसको ज़रा अच्छी तरह से समझिए। तो ये जो होल प्रोसेस है, जैसे कि डीएनए से mRNA तैयार होना और mRNA से प्रोटीन तैयार होना, तो इस अमल को जो है ना सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है, सेंट्रल डोग्मा कहा जाता है। बहुत सिंपल, बिल्कुल आप लोग आसानी से इसमें समझ सकते हैं। बेसिक समझना है तो आपको बस इतना समझना है, हालांकि आगे भी इसमें दिया हुआ है। जैसे कि अभी यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं तो कि ये जो mRNA है जब खलियामाय में आता है तो उस तरह से किस तरह से वो तैयार हो रहा है mRNA। तो आप लोग यहाँ पर फिर से इसमें देखिए डायग्राम के जरिए। डीएनए से mRNA किस तरह से तैयार होता है, तो आपकी जो बुक है वो बुक में जो डायग्राम शक्ल नंबर 1.1 है जो ट्रांसक्रिप्शन को एक्सप्लेन करने के लिए दी गई है कि खलिए के मरकज़ में तैयारशुदा mRNA जब खलियामाय में आता है तो ये आते वक्त डीएनए से सिर्फ ये तैयार होकर आ रहा नहीं, आते आते अपने साथ जो है ना कुछ पैगाम ला रहा है, इशारती पैगाम। फिर वो इशारती पैगाम क्या है, जिसको कोड कहेंगे या लॉग कहेंगे, तो ये अपने साथ लॉग ला रहा है। तो अभी यहाँ पर देखिए जो डायग्राम है वो डायग्राम से आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे। मैं पहले सिर्फ ऐसे, अब डीएनए कैसा है, ये डीएनए का स्टैंड डबल हेलिक्स स्टैंड है, ये डबल हेलिक्स स्टैंड। लेकिन जब ये मरकज़ी में आते हैं तो तब तैयार हो रहा है जब mRNA, तो mRNA जब तैयार होगा तो वो किस तरह से होगा। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं डीएनए का स्टैंड है, ये दोनों भी आमने सामने बराबर हैं और किस तरह से वो पेयर्स उनके आपस में जुड़े होते हैं आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। ये डीएनए की एक धागा है, ये सामने वाला दूसरा धागा डीएनए का डबल हेलिक्स वाला बिल्कुल उसके सामने। अगर सपोज यहाँ पर ये ए है तो उसका कौन सा रहेगा पेयर, नाइट्रोजनी बेस टी रहेगा, थायमिन। अगर यहाँ पर जी है गोनिन तो इसके सामने सी रहेगा। यहाँ अगर ए अगर रहा तो यहाँ पर फिर से जो है क्या होगा, टी, ए की जोड़ी जो है ना टी, ये पेयर में रहते हैं इस तरह से। फिर आप लोग देखेंगे यहाँ पर जी गोनिन, गोनिन, एडेनिन, एडेनिन, तो इनकी जो जोड़ी बिल्कुल सामने आप लोगों को बिल्कुल मिलेगी। जी की क्या है यहाँ पर सी है, जी की यहाँ पर सी है, ए की जो जोड़ी है वो टी है, ए की जोड़ी यहाँ पर टी है, ये आपको समझना है। अभी यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि ये जो 2 धागे हैं डीएनए के, 2 धागे आमने सामने हैं और ये पैर में रहते हैं और यहाँ पर क्या तैयार होने का अमल हो रहा है, mRNA तैयार होने का अमल हो रहा है। फिर mRNA जब यहाँ पर डीएनए क्या कर रहा है, mRNA तैयार कर रहा है, तो इस वक्त जब ये mRNA तैयार होता है किसी भी दोनों में से एक पट्टी के सामने जो है ना उसका धागा तैयार होता है, mRNA तैयार होता है। mRNA अनफोल्डेड होता है, बिल्कुल सीधा होता है, स्ट्रेट। तो उसमें जो है ना यहाँ पर क्या एक फ़र्क होगा, यहाँ पर क्या फ़र्क होगा कि ये जो हम बता रहे हैं ये जो पेयर्स हैं वो डीएनए के हैं, आरएनए के जो पेयर्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, तो आरएनए के जो पेयर्स में एडेनिन की जगह आप ये ध्यान दीजिए, डीएनए और आरएनए की जोड़ियों में एडेनिन के साथ यहाँ पर डीएनए में जो जोड़ी होती है वो थायमिन की होती है, लेकिन आरएनए में आप लोग देखेंगे वहाँ यूरासिल रहता है। सिर्फ एक फ़र्क रहता है, आप लोगों को याद रखना है। जैसे कि गोनिन की जोड़ी यहाँ पर साइटोसिन है तो दोनों में भी साइटोसिन ही रहेगा।
तो यहाँ पर जब भी ए के सामने जो है ना वो यूरासिल तैयार होगा। तो यहाँ पर ए है तो इसका जो कोड तैयार हो रहा है वहाँ पर वो एडेनिन का यूरासिल रहेगा, गुआनिन का साइटोसिन रहेगा, एडेनिन का यूरासिल, एडेनिन का यूरासिल, गुआनिन का साइटोसिन, गुआनिन का साइटोसाइन। तो इस तरह से यहाँ पर क्या तैयार हो रहे हैं, ये इशारती पैगाम तैयार हो रहे हैं। ये पैगाम में अमीनो एसिड के लिए कोड होता है और हर अमीनो एसिड का कोड जो है 3 न्यूक्लियोटाइड के ऊपर मुश्तमिल होता है। ये जो अमीनो एसिड का जो कोड है, ये mRNA तैयार हुआ है, इसको बाहर अगर ये निकलता है, जब निकलता है तो ये जो है हर अमीनो एसिड का जो कोड है वो 3 न्यूक्लियोटाइड, ट्रिपलेट कोड जिसको कहते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होता है। इसे ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, ट्रिपलेट कोडॉन कहा जाता है, कोडॉन या ट्रिपलेट। तो इसके जो ये अमीनो एसिड के जो सेट हैं, अभी जैसे कि अभी ये तैयार हुआ तो यह अमीनो एसिड का पहला सेट AA1 दे सकते हैं, दूसरा अगर तैयार हुआ तो उसको दूसरे को जो है हम AA2 दूसरा अमीनो एसिड का सेट। तो ऐसे इसके सेट्स तैयार होते जाते हैं। तो इस तरह से ये अमीनो एसिड के सेट कितने होते हैं, उनके ग्रुप तो 20 होते हैं, 20 अमीनो एसिड के सेट होते हैं। देखो अब आप लोगों को मालूम है अल्लाह ताला ने जो है ना हम लोगों को है ना जो चीज़ें हलाल की हैं वो बिल्कुल फ़ायदेमंद है, और जो हराम चीज़ें हैं वो हमको खाने से मना किया गया, और उसके अगर रिसर्च करेंगे तो वो उसके नुकसानात भी हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम लोग मुसलमान लोग आमतौर पर जो है ना ये नॉन वेज होते हैं, गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, और हम लोगों को प्रोटीन के कितने सेट की ज़रूरत है, 20 है। तो प्रोटीन के जो 20 सेट हैं, 20 में जो है 18 अमीनो एसिड के 18 प्रोटीन के जो सेट हैं हम लोगों को अमीनो एसिड के, वो गोश्त से हासिल होते हैं, है ना। साइंस बाद में इसको रिसर्च किया है, लेकिन ये हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है आप लोग जानते हैं। गोश्त हम लोग खाते रहे, मुसलमान गोश्त खाते, लेकिन हम वो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिसमें अल्लाह ताला ने जो है हम लोगों को हलाल किया हुआ है। और वेजिटेबल्स में हम जो वेजिटेरियन लोग हैं वेजिटेबल्स से भी हासिल करते हैं, लेकिन उतने मौजूद नहीं रहते। तो हमको जितने एसेंशियल प्रोटीन से हमारा पूरा बॉडी बिल्डिंग है, पूरे जिस्म की तामीर हो रही है, हमारा गोश्त, हड्डी, आँखें, सभी जो है ये चीज़ें हमारे प्रोटीन से हासिल हो रही है, प्रोटीन से बन रही है हमारे। जबकि हमारे खलिए के अंदर जो ये प्रोटीन तैयार होता है तो वो सब तैयार होते हमारे आज़ा के नशोनुमा के लिए, जो है ग्रोथ के लिए प्रोटीन ज़रूरी है। तो इस तरह से यहाँ पर ये 20 सेट में 18 सेट गोश्त में रहते हैं जो गोश्त से हम हासिल करते हैं। फिर यहाँ पर आप लोग ये देखें कि भारत के जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना है, इनको जो है ना ये 20 अमीनो सेट के ग्रुप को उन्होंने बताया, जिसकी वजह से दूसरे 2 साइंटिस्ट के साथ उनको जो है ना उनको भी जो है नोबेल प्राइज़ से 1968 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। अब देखो जैसे कि मैं बताया यहाँ पर जब ये mRNA की स्ट्रिप पूरी बाहर आ रही है ट्रिपलेट कोडॉन की सूरत में, तो जब ये ट्रिपलेट कोडॉन की सूरत में आती है तो उस वक्त ये जो mRNA हज़ारों कोडॉन से बना होता है, और इस पर मौजूद कोड के मुताबिक अमीनो एसिड, अब ये जो कोड है वो कोड के मुताबिक अमीनो एसिड फराहम करने का काम कौन कर रहा है, जो इसकी तीसरी किस्म है tRNA, ट्रांसफ़र RNA क्या कर रहा है, उसको अमीनो एसिड सप्लाई कर रहा है यहाँ पर। तो ये जो अमल है, जैसे कि कोडॉन mRNA पर होता है, इसके बरक्स एंटी कोडॉन उसकी चाबी जो है tRNA पर होती है। तो mRNA के ऊपर जो कोड होता है वो कोड के ऊपर जो है बिल्कुल यहाँ पर tRNA क्या करता है, tRNA उस कोड के ऊपर अमीनो एसिड बराबर, जिसको जो लगता बराबर वो कोड ही लाकर ये करता है यहाँ पर। तो उसको वहाँ पर क्या कहेंगे, उससे जो है ना ट्रांसलेशन कहा जाता है, ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो tRNA के जरिए लाए हुए अमीनो एसिड की जो पेप्टाइड बंदिश से जंजीर तैयार करने का जो काम है वो rRNA करता है, जिसे राइबोसोमल RNA कहते हैं। ये पूरा ये काम करने का अमल जो है ना rRNA कर रहा है, जिसे राइबोसोमल RNA कहते हैं। राइबोसोम जो है खलिए के अंदर मौजूद होता है, जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, यहाँ पर फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। फिर अभी ये जो mRNA के tRNA से राइबोसोम mRNA एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक ट्रिपलेट कोडॉन की मदद से जो है ना वो क्या होते हैं, सरकते जाते हैं। फिर सरकने का जो ये अमल है उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। इस तरह से हटते जाते रहते हैं और नए ये जो है ना क्या होते रहते हैं, प्रोटीन तैयार होते रहते हैं। फिर अभी यहाँ तक ये हुआ। अगर फिर कभी कभार क्या होता है, आप लोग देखेंगे कि ये जो जीन्स हैं, ये जीन्स में जो है ना कभी कभी
अभी तमाम पेरेंट्स से जो उनके नस्लों में, उनके बच्चों में जो है ना ये जीन्स ट्रांसफ़र होते रहते हैं बराबर, लेकिन कभी कभी वहाँ पर क्या होता है, किसी वजह से कोई भी न्यूक्लियोटाइड गलती से जो है ना वहाँ पर क्या होता है, अपनी जगह बदल देता है। तो न्यूक्लियोटाइड कभी कभी गलती से अपनी जगह बदल देता है, इसमें इसकी वजह से इसमें कोई छोटा सा मामूली फ़र्क हो जाता है, कभी कभी बड़ा फ़र्क भी हो जाता है। तो ये जो फ़र्क होता है, ये जो चेंज होता है, इसको नोई तबद्दुल कहा जाता है। नोई तबद्दुल, जिसे म्यूटेशन कहा जाता है। और ये म्यूटेशन की वजह से, यहाँ पर फ़र्क की वजह से बीमारी होती है, जैसे कि इसे सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। और ये नुक्स होते हैं, जीनियाती नुक्स होते हैं। अब सिकल सेल एनीमिया क्या है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं कि सिकल सेल एनीमिया में जो है ना हमारे जो खून के ज़र्रात हैं, वो खून के ज़र्रात में जो हमारे RBCs होते हैं, रेड ब्लड कार्पस्कल, सुर्ख ज़र्रात होते हैं, उनका जो शक्ल होती है वो बाइकॉन्केव होती है। तो यहाँ पर ये शक्ल, वो जीन्स जो है वो अपनी जगह बदलने की वजह से उसमें वो शक्ल में उनकी तब्दीली होती है, जिसकी वजह से ये बिल्कुल हाफ मून की जैसा हो जाते हैं। अब ये हाफ मून, अभी मेन तो हमारा RBC का काम होता है कि ये हीमोग्लोबिन, इसमें हीम नामी मादा होता है, जिसकी वजह से जो है इनको ऑक्सीजन कैरियर, कार्बन डाइऑक्साइड कैरियर कहा जाता है। तो यहाँ पर ये हाफ मून की शक्ल, जैसे दराती नुमा, खास लफ्ज़ दिया गया है, दराती नुमा खलियात, ये होने की वजह से अपना प्रॉपर काम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जो है ना तकलीफ़ होती है। तो ये सिकल सेल एनीमिया की बीमारी लाहक होती है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों से जो है ये इल्तमास है कि आपको जो भी लेक्चर सभी टीचर्स ले रहे हैं, आप उन्हें ध्यान से देखिएगा भी, और साथ ही साथ देखने के बाद आप लोग पढ़िएगा भी, ताकि जो है ना आपको सबक अच्छी तरह से समझ में आए और आपका इआदा भी हो। अल्लाह हाफ़िज़।